हाय बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज तुम्हारे सामने आया हूँ एक छोटा सा हेल्प करने तुम्हारा कि भाई साहब, एग्जाम में जब तुम्हारा वो 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, उसमें पूंगी बचती है कि नहीं बचती है? सर आता सब कुछ है, पढ़ा सब कुछ है, चार चार बार पांच पांच बार सब कुछ किया है, लेकिन क्वेश्चन किधर से चालू करने का मालूम ही नहीं पड़ता है। क्वेश्चन कैसे पढ़ने का, क्वेश्चन पढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट किधर आएगा, कैसे आएगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसा करने का, साला पेन ही नहीं चलता सर। एक ही चीज़ है ना, 5 बार 10 बार देखते रहने का, और उसमें ना सर टाइम निकल जाता है। तो फिर पता नहीं चलता है कि सम सही हुआ कि गलत हुआ। एक ही चीज़ बार बार पढ़ने का टाइम भी बहुत चला जाता है, और ऊपर से ना क्या दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम खा जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है सर कैसा सॉल्व करने का, बताओ ना। तो बस उसी के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारी टोटल इनकम का जो क्वेश्चन है वो तुम कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, क्या अप्रोच क्या लेना है उसको। ठीक है, एक सिंपल सा काम करने का भाई, देखो सिंपल बोलता हूँ। 15 मार्क का जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, 15 मार्क का क्वेश्चन, वो 15 मार्क के क्वेश्चन में तुमको टोटल इनकम भी कैलकुलेट करना होगा और टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करना होगा। देखो नसीब अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन में वो लोग क्या करेंगे पता है, कुछ फिगर्स तुमको रेडीमेड देगा। नसीब अच्छा हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस नहीं होते। तो क्या होगा ना कि एक ही क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन में देखो सिंपल है, पहला पेज लेने का, उधर लिखने का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब अपने को दिमाग में चलाने का कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करने के टाइम पे अपने को क्या मांगता है कि भाई टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए टाइम पे अपने को सैलरी मांगता है, हाउस प्रॉपर्टी मांगता है, फिर पीजीबीपी मांगता है, फिर कैपिटल गेन मांगता है, फिर आईएफओएस मांगता है, कोई क्लबिंग सेट ऑफ हो तो वो भी देखना पड़ेगा, बराबर है। फिर ये सबको ऐड करने के बाद अपने को और क्या मांगता है कि चैप्टर 6 का डिडक्शंस मांगता है, वो सब प्लस माइनस किया तो अपना टोटल इनकम आएगा। और बाद में उसी टोटल इनकम पे अपने को टैक्स रेट लगा के टैक्स का कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। तो भाई पहला पेज जो है ना तुम्हारा, उसके लिए छोड़ दो ना, पहला पेज उसी के लिए छोड़ दो, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखा, उधर लिखो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, और बाजू में है ना एक काम करने का। अभी है ना तुम जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा ना, तो क्वेश्चन में या तो सैलरी वो लोग ने कैलकुलेट करके दिया होगा, या तो सैलरी कैलकुलेट करने का डिटेल्स दिया होगा। सिंपल, अगर सैलरी कैलकुलेट करके दिया है ना, तो उठाने का वो अमाउंट और इधर आके चिपका देने का, क्या बोलने का कि भाई ये रहा अपना सैलरी, बात खत्म। और बाजू में ब्रैकेट में क्या लिख देने का, जीवन, अरे मतलब वो वाला नहीं, GIVEN, गिवन, गिवन इन द क्वेश्चन, उधर से उठा के इधर ला। फिर अगर मान लो कि हाउस प्रॉपर्टी है, अब हाउस प्रॉपर्टी वो लोग ने कंप्यूट करके नहीं दिया, लेकिन हाँ हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करने का सारा डिटेल्स वो लोग ने देके रखा है। सिंपल काम करने का, कुछ नहीं, जो भी डिटेल्स हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, बस उतना डिटेल्स पकड़ने का और एक वर्किंग नोट बनाने का। मतलब वो वर्किंग नोट या तुम्हारा मेन पेज है ना, उसके बाद वाले पेज में, मेन पेज है उसके बाद वाले पेज में लिखने का ऐसा, वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब उधर जो भी तुम्हारा डिटेल्स है, वो डिटेल्स लेके तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट कर लेने का, लेकिन इज्जत से प्रॉपरली। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट हुआ, अब उधर से उठा के वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तुम तुम्हारे वो टोटल इनकम वाले पेज पे लेके आओ, और वो टोटल इनकम वाले पेज पे जाके हाउस प्रॉपर्टी इनकम, वर्किंग नोट 1 और अमाउंट के कॉलम में जाके डाल दो। अब देखो किसी भी टोटल इनकम के क्वेश्चन में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीजीबीपी। अब जैसे ही तुम पीजीबीपी कैलकुलेट करने को जाएगा, तो पीजीबीपी कैलकुलेट करने के लिए वो लोग ने या तो पीएनएल बना के दिया रहेगा, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिया रहेगा, बराबर है ना। तो जो भी पीजीबीपी कैलकुलेट करने के लिए पीएनएल दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, तो समझ जाओ कि वो लोग बोल रहे हैं कि तुम इस प्रॉफिट से तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट निकालो और वो टोटल इनकम में दिखाओ। करना कुछ नहीं है, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, और वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करने का, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम, चालू करने का प्रॉफिट से जो पीएनएल में दिया है, चालू करने का सरप्लस या प्रॉफिट से जो पीएनएल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया है क्वेश्चन के अंदर। बस कुछ नहीं करना है, उस पीएनएल अकाउंट के अंदर जितना भी डेबिट आइटम्स है जो पीजीबीपी हेड में अलाउ नहीं होता है, उसको जाके प्रॉफिट में ऐड करते जाओ। जितना भी क्रेडिट आइटम्स है जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होता, उसको प्रॉफिट में माइनस करते जाओ। फिर तुम्हारा जैसे पीएनएल खत्म हुआ ना, उसके जस्ट नीचे एडजस्टमेंट्स होगा। उस एडजस्टमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में बात हुई होगी जो पीएनएल में डेबिट तो नहीं हुए, लेकिन पीजीबीपी हेड में माइनस होते हैं, तो चुपचाप से वो एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करो और प्रॉफिट में से माइनस कर लो। अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस है वो सब। फिर तुम्हारे एडजस्टमेंट्स, मतलब पीएनएल खत्म हुआ उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स होगा, एडजस्टमेंट में कोई ऐसा इनकम भी हो सकता है जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल तो होता है, मतलब प्रॉफिट में ऐड तो होता है, लेकिन वो तुमको वहां पे क्रेडिट नहीं किया हुआ है पीएनएल में, तो कुछ नहीं करना, उसको अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम बनाओ और वो आइटम जाके तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे नेट प्रॉफिट में जाके ऐड कर दो। तो करना कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट, डेबिट आइटम जो डिसअलाउ हुआ है वो आके ऐड करो, क्रेडिट आइटम्स जो पीजीबीपी इनकम नहीं है वो माइनस कर दो। फिर जो तुम्हारी एडजस्टमेंट्स में जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस थी जो डेबिट नहीं हुई है उसको माइनस कर दो। फिर एडजस्टमेंट्स में जो बिजनेस रिलेटेड इनकम्स है जो क्रेडिट नहीं हुई थी उसको जाके ऐड कर दो। बस खाली ये प्लस माइनस करो, तुम्हारा पीजीबीपी आ गया, बराबर। अब जैसे ही तुम्हारा पीजीबीपी आया,
ये तुमने वर्किंग नोट 2 में निकाला, उठा के इसको डालो टोटल इनकम में। फिर क्वेश्चन में जाओ और चेक करो कहीं कोई कैपिटल गेन से रिलेटेड डिटेल्स तो नहीं है। अब बहुत बार कैपिटल गेन डायरेक्टली दिया होगा या फिर किसी असेट्स के बारे में बोला होगा जिसको तुम इस साल क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। तो अगर असेट्स के बारे में बोले जिसको तुम इस साल ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो असेट्स से रिलेटेड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए वर्किंग नोट 3 बनाना पड़ेगा। या फिर नसीब अच्छा हुआ तो कैपिटल गेन डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया रहेगा, बस उठाना है उसको और ला के टोटल इनकम में चिपकाना है। या फिर वर्किंग नोट 3 बनाना है और कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना है, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म, बराबर है, डिपेंड करता है कि तुम्हारे एसेट कौन से टाइप का है। फिर उसके बाद आईएफओएस इनकम आएगा। अब आईएफओएस इनकम में सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में से देखो कौन सी इनकम अदर सोर्सेज वाली है, आइडेंटिफाई करो और उसको उठा के आईएफओएस हेड में डालो। एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब वो वर्किंग नोट रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आईएफओएस। अब उसमें जाके जितनी भी इनकम क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आईएफओएस वाली, वो जाके डालते जाओ। लेकिन याद रखना, कभी भी तुमने इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और ये सब अमाउंट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में ये दिया रहेगा, वो उठा के तुमने आईएफओएस में डाला है, तो याद रखना उसका तुमको डिडक्शन जीटीआई में से 80 और 80 में से मिलता है। अगर तुम सीनियर सिटीजन रहेगा तो तुमको 80 में एफडी और सेविंग्स अकाउंट का दोनों का इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 50,000। लेकिन अगर तुम सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो तुमको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट अप टू 10,000 80 में मिल जाता है। तो वो भूलने का नहीं कि अगर तुमने इधर आईएफओएस में वो इंटरेस्ट टैक्सेबल किया है तो उसका 80 या टीटीबी में डिडक्शन भूलना नहीं है, बराबर है। फिर जैसे तुमने आईएफओएस वगैरह कैलकुलेट किया, तुम्हारा देखो नसीब अच्छा रहेगा ना, तो सारे फिगर्स पॉजिटिव आए रहेंगे तुम्हारे पांचों हेड्स के, तो कोई सेट ऑफ हेट ऑफ नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने आप को एक बार तसल्ली कर लेने का कि भाई कोई क्लबिंग वबिंग वाला तो पार्ट नहीं था ना, कि भाई कोई ऐसी इनकम जो दूसरे किसी की इनकम थी, मतलब मान लो मेरे स्पाउस की इनकम है या फिर मेरे बच्चों की इनकम है ना, वो इनकम्स जो मेरे बच्चों की है या फिर मेरे स्पाउस वगैरह की इनकम है, कहीं उसका क्लबिंग मेरी टोटल इनकम में तो नहीं हो रहा था, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो वो इनकम भी लाके तुमको टोटल इनकम में क्लब करके दिखानी पड़ेगी। लेकिन चलो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इस तरीके से तुमको तुम्हारा पूरा दिमाग चलाना पड़ेगा, बराबर है। अब चलो क्लबिंग वाली इनकम है तो ले लेनी है, नहीं है तो नहीं लेनी है, बराबर है। अब ये सब पांचों हेड्स का टोटल करो, ये पांचों हेड्स का टोटल बना तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम। अभी ग्रॉस टोटल इनकम में से तुमको क्या करना है, सिंपल, तुमको पता है कि चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलते हैं, तो जाके ढूंढो भाई कौन से चैप्टर 6 के डिडक्शन है। एटीसी वाला कोई डिडक्शन तो नहीं है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, कहीं कोई घर का तुमने क्या बोलते हैं प्रिंसिपल रीपेमेंट तो नहीं किया हुआ है, बराबर है ना। तो ये सब एटीसी वाली जो पेमेंट्स है उसको जाके आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहीं पे वो है कि नहीं है। एम्प्लॉय थे तो तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में तुमने जो तुम्हारा खुद का कंट्रीब्यूशन किया होगा वो तो नहीं है ना। फिर एनपीएस वेनपीएस का कंट्रीब्यूशन, एटीसी सीडी वगैरह, फिर एटीडी का डिडक्शन जैसे कि अपना वो मेडिक्लेम प्रीमियम वगैरह है, फिर कहीं डोनेशन वोनेशन तो नहीं है ना, एटीजी वाला वो देख लो। सो जो तुम्हारे चैप्टर 6 से के डिडक्शन है वो तुमको एकदम अच्छे से तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए कि ये पेमेंट थी, ये पेमेंट थी, ये पेमेंट थी, इसके लिए ये डिडक्शन चैप्टर 6 में मिलेगा, ये डिडक्शन चैप्टर 6 में मिलेगा। वो जाके भी तुमको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। और जैसे तुम ये आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वहीं पे साइड में है ना, लिखते जाओ कि इसका एटीसी में डिडक्शन मिलेगा, इसका एटीडी में मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। इस तरीके से तुम वहां पे आइडेंटिफाई करते जाओ। अब जो भी डिडक्शंस तुमने आइडेंटिफाई किए हैं, एक काम करना है, सिंपली उसका एक अलग से वर्किंग नोट बना लो कि भाई डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, एटीसी वाला इतना, एटीडी वाला इतना, एटीजी वाला इतना, बाद में वो सारे डिडक्शंस जो तुम क्लेम कर रहे हो वो उसका टोटल कर लो और वो टोटल आके जीटीआई में से माइनस कर दो। लेकिन याद रखना जीटीआई में अगर कोई स्पेशल इनकम्स थी, जैसे कि लॉन्ग टर्म गेन है 112 वाला, शॉर्ट टर्म गेन है 111 वाला, विनिंग्स है, और अगर तुम्हारी अनएक्सप्लेन इनकम्स है 115 बीबी वाली, तो पहले जीटीआई में से वो इनकम्स अलग कर लो क्योंकि उधर से चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता। हाँ, उसको हटाने के बाद जो बैलेंस जीटीआई बचेगी उसमें से तुम तुम्हारा चैप्टर 6 का डिडक्शन ले लो। और जैसे ही तुमने चैप्टर 6 का डिडक्शन लिया उसके बाद जो तुम्हारी टोटल इनकम आएगी, याद रखना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब चैप्टर 6 का डिडक्शन तुम्हारी बैलेंस जीटीआई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो तुम्हारा जीटीआई निकला, जीटीआई में से स्पेशल इनकम्स में तो चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इसको 2 मिनट के लिए अभी साइड में रखो क्योंकि इधर से चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये अमाउंट पूरा मेरी टोटल इनकम में ऐड होने वाला है, बराबर है। तो पहले तो मैं थोड़े टाइम के लिए इसको साइड में रख रहा हूं क्योंकि इधर से चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता। हाँ, बैलेंस जीटीआई में से मिलेगा लेकिन बैलेंस जीटीआई से ज्यादा अमाउंट मेरे चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर मेरा डिडक्शन का अमाउंट मेरे चैप्टर 6A के मेरी बैलेंस जीटीआई से ज्यादा है तो मेरे को मेरा डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं है, जितना भी अमाउंट था मेरा डिडक्शन का वो मैं मेरे जीटीआई में से क्लेम करेगा, तो बचा हुआ अमाउंट मेरी टोटल इनकम है। लेकिन उस टोटल इनकम में मेरे को मेरी स्पेशल इनकम ऐड करके दिखानी पड़ेगी। फिर आया मेरा टोटल इनकम। अब ये जो भी मेरा टोटल इनकम आया बेटा, तुमको है ना 15 मार्क्स में से कम 10 मार्क्स तो इसी का होगा। प्रोसेस पूरा यही रखना है। और जैसे ही तुमने ये 10 मार्क यहाँ पे कैलकुलेट करके, मतलब 10 मार्क तुम्हारे कब्जे में किया, फिर अब टैक्स का कैलकुलेशन होगा। अब टैक्स के कैलकुलेशन के लिए तुमको दिमाग में क्या रखना है पता है? दिमाग में ये रखना है कि 115 बीएससी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अगर 115 बीएससी फॉलो हो रहा है मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है एसएससी, तो पहली बात तो तुम्हारी टोटल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे भी कुछ एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस तुमको नहीं क्लेम करने, वो भी याद रखना है। अब दूसरा, जो तुम्हारा टैक्स रेट्स लगेगा तो तुम्हारी टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम पे तो स्पेशल रेट लगा देना, और जो बैलेंस इनकम होगी उस पर 115 बीएससी के रेट्स लगाना, क्योंकि 115 बीएससी फॉलो हो रहा है। अब 115 बीएससी फॉलो हो रहा है
तो टैक्स एज पर 115 बीएसई और टैक्स एज पर स्पेशल रेट्स दोनों को ऐड करो, ये आ गया तुम्हारा टोटल टैक्स। इस पर अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो वो ऐड करो, रिबेट अगर एप्लीकेबल है तो वो माइनस कर दो। लेकिन याद रखना, रिबेट अगर 115 बीएसई में हो गए तो रिबेट का अलग है। रिबेट तुमको कितना आएगा, रिबेट तुमको 25,000 तक मिल सकता है। और अगर तुम 115 बीएसई में नहीं हो तो तुम्हारा रिबेट 12,500 तक मिल सकता है। तो रिबेट के केस में भी थोड़ा समझदार रहने का कि टोटल इनकम कैलकुलेट किया, टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम पे 115 बीएसई का रेट लगा रहे हो तो रिबेट 25,000 तक मिल सकता है। लेकिन अगर टोटल इनकम में से टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम पे नॉर्मल रेट्स लगा रहे हो, ऑप्शनल रेट्स लगा रहे हो, तो तुमको रिबेट 12,500 तक मिल सकता है। लेकिन रिबेट भी क्लेम करने के टाइम पे ये लोग है ना थोड़ा खेल करते हैं। याद रखना, तुमको एज दे के रखेंगे, सॉरी तुमको ये बोलेंगे कि असेसी इंडिविजुअल, लेकिन कहीं पे गलती से वो लोग ने बोल दिया था कि असेसी नॉन रेसिडेंट है। और नॉन रेसिडेंट के केस में अगर तुमने रिबेट क्लेम किया तुम्हारा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के केस में रिबेट मिलता ही नहीं है, रिबेट खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा उसी के केस में मिलेगा। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है उसको रिबेट 12,500 तक मिलेगा। और रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका टोटल इनकम 7 लाख या उससे कम है उसको रिबेट मिलेगा 25,000 जितना, अगर 115 बीएससी फॉलो हो रहा है तो। और सुनो, रिबेट का कैलकुलेशन प्रॉपरली, फिर एक बार रिबेट विबेट कैलकुलेट हुआ, सरचार्ज वर्चार्ज कैलकुलेट हुआ, तो सरचार्ज ऐड कर दो या फिर रिबेट माइनस कर दो। जो प्लस माइनस होकर जो अमाउंट आएगा वो तुम्हारा टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज आएगा या टैक्स आफ्टर रिबेट आएगा। उसमें बाद में वो दहेज दहेज देते हैं ना अपन 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो ऐड करने का, तो तुम्हारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में थोड़ा सावधान रहने का कि किधर भी है ना अपना टीडीएस पीडीएस का अमाउंट हुआ जो क्वेश्चन में दिया था, वो टीडीएस या एडवांस टैक्स का अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया था, वो इधर तुम्हारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करने का। अब ये सब प्लस माइनस करके जो भी तुम्हारा फाइनल अमाउंट आएगा वही तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन रुको, इस टैक्स लायबिलिटी को अगर देखो, इसका अमाउंट अगर 10 के मल्टीपल्स में नहीं है तो इसको राउंड ऑफ करो एज पर 288 बी। एंड सुनो, ये राउंडिंग ऑफ तुमको टोटल इनकम के लिए भी करना पड़ेगा एज पर 288 ए। तो अगर मान लो तुम्हारी टोटल इनकम का अमाउंट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में नहीं है तो उसको भी तुमको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में राउंड ऑफ करना पड़ेगा एज पर 288 ए। बस सिंपल है भाई, ये प्रोसेस फॉलो करो, तुम्हारा क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व होता है। प्रोसेस को दिमाग में रखो, और इस प्रोसेस को दिमाग में रख के है ना, पहले एक क्वेश्चन करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करो, फिर तीसरा, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तुम्हारा प्रोसेस चेंज नहीं होने वाला है। इस प्रोसेस में तुमको एक पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोसेस तो सेम ही रहने वाला है। हो सकता है कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कहीं कहीं पे सैलरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो भाई सैलरी में कहां प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रोसेस को फॉलो करते करते तुमको चैप्टर 6 के डिडक्शंस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो भाई कहां प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रोसेस को फॉलो करते करते पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करने को प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई देखो कहां पे प्रॉब्लम आ रही है पीजीबीपी के अंदर। मतलब जो तुम्हारा पेन पॉइंट्स है वो वहां पे तुम फोकस करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब तुम्हारा पूरा जो कैलकुलेशन होने वाला है टोटल इनकम का कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस तो यही रहने वाला है। अब देखो क्वेश्चन में खाली टोटल इनकम बोला है तो टोटल इनकम कैलकुलेट करके आओ। टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेट किया तो टैक्स का अलग से तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा और उधर तुम्हारा टाइम ज्यादा जाएगा। खाली टोटल इनकम बोला है तो भाई इज्जत से खाली टोटल इनकम कैलकुलेट करके दो ना। और अगर टैक्स भी बोला है और तुम खाली टोटल इनकम कैलकुलेट करके आए तो भाई टैक्स जो कैलकुलेट नहीं किया उसका मार्क्स जाएगा तुम्हारा। तो ज्यादा डेढ़ छाने भी नहीं बनना है, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है। टोटल इनकम बोला, खाली टोटल इनकम कैलकुलेट करो। टोटल इनकम एंड टैक्स बोला तो खाली टोटल इनकम कैलकुलेट किया तो काम नहीं चलेगा, तुमको टैक्स भी कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। आई होप ये समझ रहे हो, ठीक है। अब अगर तुमको चाहिए कि एक किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुम्हारा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है तो हाउस प्रॉपर्टी में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं समझता है सर, तो बोलो मेरे को, वीडियो में इधर नीचे है ना, कमेंट कर दो कि किधर किधर तुमको प्रॉब्लम आता है। तो तुम्हारी एग्जाम्स तक जितने फ्री कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे फ्री कॉन्सेप्ट्स में तुमको 10-10 मिनट 15-15 मिनट के वीडियोस में मैं तुमको डाल दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हारा ये वीडियो के नीचे कमेंट करना जरूरी है। तो भाई तुम्हारा कमेंट करो और कमेंट करके मेरे को बताओ कि तुमको कौन सी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड मैं तुमको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के 5-10 मिनट का डाल देता हूं, सो दैट तुम्हारा वो डाउट जो है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ना रहे और वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। कोई भी चैप्टर हो खाली मेरे को वीडियो में नीचे कमेंट करके बोल दो, ठीक है। सो आई होप जो अभी मैंने तुमको ये पूरा प्रोसेस बताया टू कैलकुलेट दी टोटल इनकम एंड द टैक्स लायबिलिटी, मैंने बहुत ऊपर से बताया, बहुत बेसिक बताया, बराबर है, बहुत डीप डेप्थ में नहीं गया हूं और डेप्थ में जाने का भी जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम भाई तुम्हारे पास है नहीं। लेकिन जो भी बोला है ना, एक बार वापस से रिपीट करके देख लो, उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। उस तरीके से अगर तुम कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करोगे, कंफर्म बोलता हूं किसी भी क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला 2 क्वेश्चन थोड़ा स्लो जाएगा, फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे तुमको क्या बढ़ेगा, उसमें स्पीड बढ़ेगा और धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सो आई होप अभी जो मैंने तुम्हारे सामने ये जो इतना बड़बड़ किया, इतना भाषण दिया, इसका तुमको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिल जाए और इस वीडियो की वजह से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस अगर उसमें बढ़ जाए और तुमको मार्क्स मिल जाए तो आई बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।